आपका जो मोटिवेशन अभी हाई होना चाहिए वो अगर गलती से नीचे चला गया तो आप लोग आगे के चैप्टर्स जो इजी होंगे, जो आपके लिए बहुत इजी थे, वो भी नहीं कर पाओगे। अगर ये सोच के रखा है आपने कि पहले हम लोग डिफिकल्ट जो हमारे पहले वीक थे वो चैप्टर्स पहले कर लेते हैं, जिससे हमारे जो इजी चैप्टर्स है वो बाद में आसानी से हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मैं बताती हूँ कैसे। जब एग्ज़ाम होता है तो उसके पहले हम लोगों ने सारा पढ़ा भी होता है, रिवाइज भी किया होता है, नोट्स भी पढ़े होते हैं, प्रैक्टिस भी की होती है। बट एग्ज़ाम के पहले वो सारा बाइंड अप करना बहुत नेसेसरी होता है और वो कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता। तो वो एग्ज़ाम में बहुत लैग कर जाता है। जब सोशल मीडिया पे आने का टाइम होता है तब हम सोशल मीडिया से गायब हो जाते हैं। लोग ढूंढते रहते हैं और ये कहाँ यार, पक्की बात है इसका तो पेपर ही बेकार गया होगा। यस, हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। और आपकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही है? अच्छा। लास्ट के 6 मंथ्स हैं जो डिसाइड करने वाले हैं कि अभी आगे क्या होने वाला है। और जो दी डे जिसे हम लोग कहते हैं, वो जो डिसीजन होता है उस दिन का, जो इमोशंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी ये 6 महीने किसी ने भी अगर पढ़ाई कर ली तो पूरी लाइफ बढ़िया यार। अगर कभी भी कुछ डाउट हो ना कि पढ़ाई करते वक्त डिस्ट्रैक्शन सभी को होते हैं कि मैम कभी कभी पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, वो जो कभी भी ग्राफ रहता है वो इस तरह से ही जाता है। कभी भी किसी का भी ग्राफ अगर कोई ऐसे कह रहा है कि ऐसे जा रहा है तो पॉसिबल नहीं होता है। सबके अप एंड डाउन्स लाइफ में होते ही है। पर जब भी ऐसा हो ना तो अब वो टाइम नहीं है जहां पे आप रिलैक्स कर सकते हो। तो अपने आप से सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछिएगा कि जिस दिन एग्जाम होता है और एग्जाम हॉल के बाहर आपके पेरेंट्स आपको छोड़ने आते हैं, तो वो जो 3.5 घंटे का टाइम आपके लिए जो जरूरी है ना, उस वक्त आपके पेरेंट्स के थॉट्स क्या होते होंगे? कभी सोचा है? तो अच्छी बात है, नहीं सोचा है तो जरा एक बार सोचना कि वो 3.5 घंटे वो पानी पूरी खाने नहीं जाते हैं पास में, वो वहीं बैठते हैं। वो सिर्फ वो फेस देखना चाहते हैं कि जो आखिरी में उनके बच्चे का फेस है वो कैसा है, वो स्माइल करते हुए है, डल फेस है, आंसू है आंखों में, या कैसा फेस है। सोचते तो वो यही है कि काश सही जाए, लेकिन कभी आप ये भी कह देते हो ना कि मतलब कुछ नहीं बोल पाते हो, मतलब कोई बात नहीं बच्चे, अपन कुछ खा के आते हैं, जबकि वो अंदर से टूट चुके होते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी को समझना है बच्चे कि वो जो दिन है वो बहुत जरूरी है और उसके लिए पढ़ाई उससे भी ज्यादा जरूरी है। हमें बस उस दिन एक चीज कहनी है यार, जब हम लोग एग्जाम हॉल के बाहर जाएं और हमारे पेरेंट्स सामने हो, एक स्माइल के साथ ये कहना है कि मम्मी पापा इस बार ना क्लियर हो जाएगा। बस इतना कहना है। और वो आपकी खुशी नहीं होगी, सिर्फ पूरी की पूरी फैमिली की खुशी होगी। आप सभी जानते हो ना ये बात। तो चलिए, इन्हीं सब के अंदर अगर हम लोग बात करें बायोलॉजी की, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट हम सबको लगता है कि हम ही किंग है। किसी के 200 नंबर भी आएंगे ना, वो यही कहेगा मेरी बायो बढ़िया है। किसी के 300 नंबर भी आएंगे, वो कहेगा मेरी जूलॉजी बढ़िया है, बॉटनी बढ़िया है। लेकिन एक बात बता दूं बच्चे, सब्जेक्ट भले ही इजी हो, 360 से कम लाना मतलब सोचना भी पाप के बराबर है। एक सही बात बोल रही हूँ यहाँ, क्योंकि आप लोग सभी कहते हो कि हमारी कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर हम लोग नहीं अच्छा कर पाते, बट ये तो ऐसे सब्जेक्ट है ना जहाँ एनसीईआरटी से लाइन से सवाल बन रहे हैं। तो यहाँ अगर आप 360 से कम भी सोच रहे हो ना, मतलब कहीं ना कहीं सिलेक्शन से पीछे जा रहे हो, क्योंकि वो एनसीईआरटी की लाइन किसी और ने पढ़ी होगी, वो आपसे आगे पहले ही बढ़ चुका है। 360 में से 360 आपको इस बार एम रखना है। तो जब हम लोग 360 में से 360 एम रखते हैं बच्चे, तो वो 360 मार्क्स इतने अच्छे हो जाते हैं हमारे पास, इतने अच्छे से हमने बैकअप कर लिया होता है कि ये जो 360 नंबर है उसके बाद आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा कर सिलेक्शन, कुछ बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं इससे, कुछ बच्चे अच्छी रैंक्स ला सकते हैं इससे, कुछ बच्चे एम्स में जा सकते हैं, कुछ टॉप दिल्ली में एम्स के अंदर अपनी सीट हासिल कर सकते हैं बच्चे। तो इस सब्जेक्ट को कोई भी फॉर ग्रांटेड ना ले। बायोलॉजी को कोई अगर ये सोच के बैठता है ना कि ये इजी है, पर बच्चे इजी के साथ कंपटीशन इतना अच्छा है कि ये आपका वेपन होना चाहिए। बायोलॉजी शुड बी योर वेपन टू गेट गुड रैंक इन एग्जाम, टू गेट सेलेक्टेड इन एग्जाम फॉर सम पीपल, एंड टू गेट टॉप रैंक्स इन एग्जाम फॉर सम पीपल। ठीक है, तो एक बार हम लोग देखते हैं क्या मिस्टेक्स आप लोग करते होंगे, उन मिस्टेक्स को हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं। बच्चे ये जो 6 मंथ्स है ना, इसमें आप लोग रैंडमनेस नहीं कर सकते हो यार। ये जो 6 महीने पूरे आगे वाले 6 मंथ्स हैं, इसमें कोई रैंडमनेस नहीं चलेगी। हमें प्लान करना पड़ेगा। मैम हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग डिफिकल्ट चैप्टर पहले कर लेते हैं। नहीं बच्चे, ये गलती कभी मत करना। डिफिकल्ट चैप्टर्स आप लोग कभी स्टार्टिंग में मत करिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई भी डिफिकल्ट चैप्टर्स उठाए तो आपका जो मोटिवेशन अभी हाई होना चाहिए वो अगर गलती से नीचे चला गया
तो आप लोग आगे के चैप्टर्स जो इजी होंगे, जो आपके लिए बहुत इजी थे, वो भी नहीं कर पाओगे. सो देयर शुड बी मिक्सचर ऑफ इजी चैप्टर्स, मॉडरेट चैप्टर्स एंड डिफिकल्ट चैप्टर्स. यू हैव टू डिवाइड दीज 6 months into all the chapters. और उन चैप्टर्स के अंदर आपको क्या करना है ये समझिए. उन सारे चैप्टर्स में आपको 1 month में, 6 month में आपने चैप्टर्स डिवाइड किए. फिर आपको 15 डेज का, 15 डेज के अंदर हर 15 डेज में आपको रिविजन सेशन रखना है उन्हीं चैप्टर्स का. तो आप लोग आज ये करने वाले हैं, आज ही घर जाके ये करने वाले हैं. सारे चैप्टर्स बायोलॉजी के, बॉटनी और जूलॉजी आप लोग लिखेंगे और हर 6 मंथ के अंदर आप लोग उन्हें रिवीजन प्लानर के साथ कंप्लीट करेंगे. अब रैंडमनेस नहीं चलेगी बच्चों कि ये आज पढ़ लिया, कल पढ़ लेंगे, तरसों नहीं. एंड लेट मी टेल यू वन वेरी सिंपल थिंग. अगर अभी भी किसी बच्चे को लग रहा है कि आपकी चीजें वीक चल रही है या डीमोटिवेटेड है, दीज 6 months कैन इवन चेंज इट. और कुछ बच्चे जो आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो हो सकता है आप उनसे भी अच्छा परफॉर्म कर लें. सो दीज 6 months आर वेरी वेरी क्रूशियल. चलिए अब हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो हमें सबको ध्यान रखना है, क्लास प्रेजेंस. बच्चे, क्लास में जो आपकी प्रेजेंस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. मैम क्यों? जूलॉजी और बॉटनी ऐसी सब्जेक्ट्स हैं जहां पे अगर आप क्लास के अंदर याद करके चले जाते हो ना यार, तो घर जाके आपको बाकी सब्जेक्ट्स में टाइम मिल जाता है. और बाकी आपको घर पे जाके क्या करना है, एनसीईआरटी के अंदर एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक डायग्राम आपको टिप्स पे होने चाहिए चीजें. एक बात सोचो, पेपर बनाए, कोई क्वेश्चन आया, वो एनसीईआरटी का है. अगर आपसे नहीं हुआ क्योंकि आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी, तो दूसरे से तो हुआ ही होगा. तो आप उस बच्चे से तो पहले ही पीछे चले गए हो ना यार. ठीक है, तो आपको क्लास के अंदर जूलॉजी बॉटनी पढ़ के जाना है. क्लास प्रेजेंस इज मस्ट. एब्सेंटीज ड्यूरिंग दिस फेज इज नॉट एंटरटेन्ड एवरीवन. एब्सेंट नहीं होना है. कहाँ पे एब्सेंट नहीं होना है? ना तो क्लास में एब्सेंट होना है, ना ही टेस्ट में एब्सेंट होना है. टेस्ट में भी बिल्कुल एब्सेंट नहीं होना है. ठीक है, अब हम लोग क्लास प्रेजेंस की बात करते हैं. एक बार ध्यान से समझिए. जब कोई टीचर आपको पढ़ाता है तो वो ये सोच के पढ़ाता है कि जो चीजें समझाई जा रही है वो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं. बट अगर आप कोई और दुनिया में है, कुछ और ही पुराना सोच रहे हैं, आप मेंटली ही स्टेबल यहाँ पे क्लास में है ही नहीं, तो वो जो आपने 1.5 घंटे डाले हैं ना क्लास में, वो तो बहुत ही बेकार है यार. मतलब जो नहीं आया उससे बेकार वो स्टूडेंट है जो क्लास में बैठकर भी वो चीजें समझ नहीं पाया. तो आप लोग को ये मेक श्योर करना है कि जब जब क्लास चल रही है तब आपको पूरी क्लास दिमाग में सेट होनी चाहिए. एटलीस्ट 80% मिनिमम बता रही हूँ, 80% क्लास में सेट होना चाहिए. तो आपको घर पे क्या करना है, वो 20% प्लस एनसीईआरटी करनी है. समझे आप सभी? तो आपको क्लास प्रेजेंस मस्ट रखना है. क्लास टेस्ट में आना है. एब्सेंटीज शुड नॉट बी देयर. क्यों, मैं बताती हूँ. आपकी दिक्कत क्या होती बताइए? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको किस चीज में होती है? बैकलॉग्स में. सबका प्रॉब्लम क्या है बताओ? बैकलॉग्स को हम लोग गंदगी मानते हैं कि वो पुरानी गंदगी है. अगर अभी भी बैकलॉग्स बनाए तो पुरानी गंदगी तो साफ ही नहीं हुई और दूसरी और गंदगी उस पर डाल दी तो वो ब्लर होता जाएगा. जो आपका एम है वो ब्लर होता जाएगा उसी गंदगी से. तो बैकलॉग्स को अब तो नहीं बनाना है. पहले वालों को ज्यादा टाइम दे के क्लियर कर सकते हो, लेकिन अगर अभी एब्सेंट हुए, एक भी दिन एब्सेंट हुए, कहीं घूमने जाना है, कुछ भी, तो ऐसे सारे रीजन अब नहीं चलने चाहिए. खुद ही मना कर दोगे ना. अब आप क्लास में होना है. आपको सबको पता है क्लास में होने से और घर पे वो सेम चीज रिकॉर्डिंग से देखने से बहुत फर्क होता है बच्चे, है ना. तो आप लोग को क्लास में आना है, क्लास प्रेजेंस होनी चाहिए. और अब बैकलॉग्स, अब हमें कचरा इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं करना है. ठीक है, जिस दिन का जो चीज पढ़ाई जाएगी उसी दिन क्लियर. क्योंकि अभी तो हम लोग रिविजन प्लानर की स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं ना, तो वो तो तब होगा जो प्रेजेंट हो रहा है, उसके बाद रिविजन प्लानर स्टार्ट हो पाएगा. उसके अलावा रिवीजन प्लानर स्टार्ट हो ही नहीं पाएगा बच्चों. चलिए हम लोग थर्ड चीज इसमें समझते हैं. क्लास के अंदर ही बच्चों, जब आप लोग नोट्स बनाते हो, कुछ बच्चे नोट्स नहीं बनाते, कुछ बच्चे नोट्स बनाते हैं. तो जो बच्चे नोट्स बनाते हैं वो ये एम रखिए कि जब आपको क्लास में टीचर ने यहाँ लिखा है तो वो आप देख देख के ना लिखें. इससे बेटर ये हो सकता है कि जब आप लिख रहे हैं तो वो पहले से ही अपने नोट्स बने. मतलब आप जो लोग घर पे प्रैक्टिस करते हैं ना लिखने की, वो आप यहाँ पे कर सकते हो. लिखकर जो ये चीजें याद रहती है उससे बेटर कुछ भी नहीं है. तो आपको जब टीचर ने यहाँ बोर्ड पे लिखा है, आप एक एक वर्ड देख रहे हो और लिख रहे हो बिना समझे उसे. पहले मैम ने समझाया है, फिर यहाँ पे लिखा है, तो जब वो लिखी जा रही है ना चीजें, तो एक बार आप खुद लिखने की कोशिश करेंगे. जो वर्ड नहीं आया वो देखिए. तो यू आर डूइंग द रिविजन जो घर पे लोग करते हैं क्लास में. समझे आप सभी? तो हम लोग को नोट्स जब लिखने हैं तो हमको रिविजन कर नोट्स लिखने हैं.
रिवाइज एंड नोट डाउन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक बात करते हैं, रिवीजन प्लानर की बात करते हैं, जो आप लोग सभी इन 6 मंथ्स में बनाएंगे। 6 मंथ्स में आप चैप्टर डिवाइड करेंगे और ये जो चैप्टर रहने वाले बच्चे, ये सिर्फ डिफिकल्ट नहीं होंगे। आप अगर ये सोच के रखा है आपने कि पहले हम लोग डिफिकल्ट जो हमारे पहले वीक थे वो चैप्टर्स पहले कर लेते हैं, जिससे हमारे जो इजी चैप्टर्स है वो बाद में आसानी से हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मैं बताती हूँ कैसे। डिफिकल्ट चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो डीमोटिवेशन भी साथ में बढ़ता है, और अगर वो बिल्टअप हो गया ना तो आपकी इजी चैप्टर्स खराब हो जाएंगे। तो इट शुड बी मिक्सचर ऑफ 2 easy chapters everyone. There should be 2 easy chapters, 2 moderate chapters, and 1 difficult chapter. ये तो रिविजन, but how to revise, that is a big question. How should we revise? First, NCERT plus notes. आप पहले नोट्स से जो एनसीईआरटी की लाइन समझ नहीं आ रही है वो आराम से क्लियर कर सकते हो, और एनसीईआरटी आपको कैसे पढ़नी है चलिए वो समझते हैं। आपको क्या लगता है, आप में से मैं पूछना चाहूंगी किसी से सवाल, आपको क्या लगता है एनसीईआरटी, आप एक चैप्टर देती हूँ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कितने आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो? 2 घंटे? और बताओ 1 आवर? और बताइए। इट कैन टेक 5 to 6 hours ऑल्सो, अगर आप अच्छे से करने लगे तो। कैसे, मैं बता देती हूँ आपको। आप कोई पैराग्राफ पढ़ेंगे, उस पढ़े हुए पैराग्राफ को आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वैसे कभी भी नहीं पढ़ेंगे किसी भी चीज को। आप पहले उसे पढ़ने के बाद किताब को बंद करेंगे और खुद से पूछेंगे, हो सकता है ये 5 घंटे ले ले, लेकिन वो चैप्टर आपका हमेशा के लिए हो जाएगा। तो आपने वो चैप्टर का पर्टिकुलर पेज ओपन करना है, आपको रीड करना है, आपको किताब बंद करनी, खुद से पूछना है, फिर नेक्स्ट पेज ओपन करना। इट कैन टेक एटलीस्ट 5 hours, बट आपका जो नेक्स्ट रिविजन बार बार रिविजन का सेशन है ना, वो आपका कम हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो you are not supposed to read the NCERT directly line by line. You are supposed to ask yourself. जैसे टीचर्स सवाल पूछते हैं तो आपने खुद से जब सवाल पूछा है तो जो आप गलती करते हो ना, कौन से 2 ऑप्शंस में जो गलतियां करते हो आप, वो गलती कम हो जाएगी, क्योंकि आपने खुद से पहले ही पूछ लिया। खुद से पूछी हुई चीजें हमेशा याद रहती है बच्चे, ठीक है। तो आपको रिवीजन कैसे करना है, एनसीईआरटी से रिवाइज करना है, लाइन टू लाइन याद करना है, और लाइन टू लाइन याद नहीं, पहले समझना है, खुद को बताना है कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब इसमें ना एक चीज आप सफर करेंगे, जब आप खुद को बता रहे होंगे कि इसके बाद ये होता है तो आप कहीं भूल जाएंगे वो चीजें। तो आपको ये जो भूली हुई चीज आप अभी देख सकते हो, और अगर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो वो चीज एग्जाम में याद आएगी कि यार ये तो मुझे याद ही नहीं है। कितना अच्छा होगा कि जिस वक्त आप पढ़ रहे हो उसी वक्त आपको ये पता हो कि ये चीज आपकी वीक है। वो तभी हो पाएगी जब आप एनसीईआरटी को बंद करेंगे और फिर से खुद से पूछेंगे कि इससे कैसे सवाल बन सकते हैं, ठीक है। जिससे जो गलतियां पेपर में करते हो वो गलतियां अब नहीं होने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। एनसीईआरटी से कुछ बच्चे जो डायग्राम्स होते हैं वो रिवाइज करके नहीं जाते हैं। अक्सर एनसीईआरटी से जैसे मसल्स को हम लोग लेते हैं, स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, डायरेक्ट आ जाता है और पूछा जाता है कोई भी सवाल। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आप डायग्राम को ऐसे पढ़ो कि इससे कौन सी लेबलिंग कहाँ दी हुई है, ऊपर कौन सी लेबलिंग है, इसमें कौन सी लेबलिंग की गई है, क्योंकि लेबलिंग में गलत इंटरप्रिटेशन बहुत गलत हो सकता है आप लोगों के लिए। यार उसमें तो रोना भी नहीं आता, सवाल गलत हो जाए जो कहीं ना कहीं आप लोगों के एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वर्ड था सिर्फ एक सिंपल वर्ड, और वो आप गलत कर दें। आपको पता है कभी कभी 2-3 क्वेश्चन से भी सिलेक्शन रुक जाता है ना। आपके जो अच्छे कॉलेजेस है वो रह जाते हैं, तो वो अपन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एम क्या रखना है, 360 आउट ऑफ 360। सोचना भी वही है, सोचना भी वही है, तभी जाके बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। तो रिवीजन प्लानर में आपको 6 मंथ्स में से डिवाइड करना है। 6 मंथ्स के अंदर आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन वाली याद रखनी है। इसमें डायग्राम्स होने चाहिए, कुछ साइंटिस्ट जो होंगे वो आपको याद करने हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने बच्चे कौन से पार्ट पे स्ट्रगल करते हैं एनसीईआरटी पढ़ने में। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन है जहाँ आप सफ़र करते हो कि मैम एनसीईआरटी में मुझे ये दिक्कत होती है, या मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकता हूँ या नहीं पढ़ सकती हूँ, तो वो एक बार हाथ ऊपर खड़े करेंगे और मुझे बताएंगे क्या दिक्कत है। बताइए, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, कोई भी बच्चा बताइए।
बताओ बेटा। साइंटिस्ट, ईयर्स और जो डेटा होता है, बहुत बढ़िया। इसका भी हम लोग उपाय सोचते हैं कि किताब बंद कर दी हमने, चीजें तो बोल दी, बट साइंटिस्ट तो हमें फिर से देखना पड़ेगा ना। मैं बताती हूँ, जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं ना बच्चे, वो भी एक बार ये सारी चीजें देखकर फिर क्लास में आते हैं, क्योंकि ये चीजें डायरेक्ट एक बार में याद नहीं रहती, किसी को भी नहीं रहती बच्चे। वो बड़ा से बड़ा कोई टीचर क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा चैप्टर लिखने वाला क्यों ना, ईयर्स ऐसी चीजें होती है जो अक्सर कोई ना कोई भूल जाता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है मैं बताती हूँ। आप लोग प्लीज शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे। आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे क्योंकि शॉर्ट नोट्स से आजकल सवाल नहीं बनते बायोलॉजी में, स्टेटमेंट्स बनते हैं। तो स्टेटमेंट्स के लिए पूरी एनसीईआरटी जरूरी है, आपके नोट्स जरूरी है। शॉर्ट नोट्स नहीं बनेंगे, लेकिन एक चीज आप बनाएंगे, सभी लोग बनाएंगे। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो और आपको कोई डेटा मिला जो आप भूल सकते हो, तो उसका बस आपको एक कॉपी बनानी है, नहीं, उस कॉपी में वो सवाल लिखना है, सिर्फ सवाल के रूप में लिखना है। इन विच ईयर दिस हैपेंड, हु वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस। आपने वो क्वेश्चंस लिखे, एक क्वेश्चन बुक रेडी हुई है आपके। अब आप हर 10 दिन में उस क्वेश्चन बुक के आंसर्स खुद को बताएंगे, लिखने में समय जाएगा, और बताएंगे उसमें से जो नहीं आएगा, मतलब वो क्या हो चुका है, आप भूल चुके हो, और आप फिर से रिवाइज करेंगे। तो डेटा, साइंटिस्ट और कोई भी ऐसे वन वर्ड वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो रटने वाले कोई भी चीज रहती है, आप उसके सवाल बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे, आप एक क्वेश्चन बुक बनाएंगे, और वो क्वेश्चन बुक आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड होगी। आपको पता है ना ये तो मुझे हमेशा से याद है, तो मुझे लिखना ही नहीं है सवाल। सारे सवाल नहीं लिखेंगे उसमें बैठ के, सिर्फ वो सवाल लिखेंगे जो आप भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं और अक्सर गलतियां करते हैं। क्लियर है बेटा आपको? ठीक है, तो यू हैव टू मेक अ क्वेश्चन बुक एवरीवन, जिसके अंदर सारे सवाल रहेंगे, और आपको हर 10 डेज में वो क्वेश्चन बुक ओपन करके या तो खुद से पूछ लो या दोस्तों से। आप जब ग्रुप स्टडी करते हो तो आप वही क्वेश्चंस फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हो, वो आपकी परमानेंट मेमोरी में सेव होता है। कभी भी आप जो टेम्परेरी वो एनसीईआरटी की लाइंस रीड करते हो, दैट ओनली सेव्स इन टेम्परेरी मेमोरी। जो ये टेम्परेरी बेसिस के जो मेमोरी होती है उसी में सेव होगा। वो एकदम वैसा हो गया कि न्यूज़पेपर पढ़ा, कल पूछा न्यूज़पेपर में कल क्या हुआ था, वहां क्या हुआ था, ये क्या हुआ था, वो याद नहीं रहता है। तो आपको क्या करना है उसके लिए बच्चे, आपको उसके लिए क्या करना है, एग्जाम्पल्स, साइंटिस्ट, डेटा, इन सब के लिए एक तो क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, और दूसरी चीज एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, रीड करने के बाद खुद से सवाल पूछना है। ठीक है बच्चे, अब हम लोग आगे चलते हैं, एक और बात समझते हैं। डीडी बच्चे, जब हम लोग कुछ दिन की बात करते हैं तो उसके पहले बहुत सारी चीजें होती है जो हमें खुद में बदलाव लाने पड़ते हैं। जंक फूड जो होता है वो हमें अगर उस वक्त बीमार कर दे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई अगर हमारी ऐसी हैबिट बहुत लेट सोने की, 2-3 घंटे सोने की, क्या हो उस दिन हमारा ब्रेन काम करना बंद कर दे। आपको कर्ण की कहानी तो पता ही है, आखिरी में जब टेस्ट था, जो बस वो एक जो उसकी मेमोरी लॉस की वजह से, उस मोमेंट की मेमोरी लॉस की वजह से क्या हुआ। तो वैसे ही अगर हम लोग हमारी खुद की स्टोरी में भी बात करें तो आखिरी में क्या हो, जब हम लोग चीजें ही भूल जाए यार। तो जो लोग 3 घंटे सो रहे हैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स में, ये एफर्ट्स नहीं होने चाहिए जहां पे आपका मेंटली जो फिटनेस है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है। हम लोग हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल, सोशल, मेंटल। तो मेंटल फिटनेस शुड बी देयर फॉर योर एग्जाम, इट इज मस्ट एवरीवन। फॉर दैट यू हैव टू एटलीस्ट गिव 10 से 15 मिनट रोज के वॉक के लिए, मेडिटेशन के लिए, जो कि आप, मुझे नहीं लगता, ठीक है, बट वॉक के लिए एटलीस्ट, या एटलीस्ट बैठ के ये सोचने के लिए आज दिन भर क्या करना है, शांत दिमाग के लिए। फोन छोड़ दीजिए बच्चे, ठीक है। अगर आप फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कम से कम अपनी लाइफ में दिन भर के 3 से 4 घंटे खराब कर रहे हैं। आईडी बनाइए ना डॉक्टर नाम से, मेडिको लिखिए ना उसमें, आईडी में नीचे मेडिको लिखिए। क्यों बीएससी या कुछ और कुछ भी लिखना है क्या आपको? हाँ, कॉलेज का नाम भी नहीं बता पाते हैं बच्चे हम लोग बाद में, और हम लोग खुद ही सोशल मीडिया से चले जाते हैं। जब सोशल मीडिया पे आने का टाइम होता है तब हम सोशल मीडिया से गायब हो जाते हैं। लोग ढूंढते रहते हैं, और ये कहाँ, यार पक्की बात है इसका तो पेपर ही बेकार गया होगा। ठीक है, अभी गायब हो जाओ यार, अभी गायब हो जाओ, जिससे प्रेजेंस बना पाओ अपने। ठीक है बच्चे, चलिए इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली बात मेंटल फिटनेस। एवरी डे यू हैव टू गिव सम टाइम। सोना है, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप आपकी मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो स्लीप साइकिल आपकी मेंटेन रहनी चाहिए बच्चे। अब प्रैक्टिस, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे करना है, सबसे जरूरी है
कि जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो उसका प्रैक्टिस आप कितना कर रहे हो। मतलब अगर आपने कोई टॉपिक कंप्लीट किया है तो हर 15 डेज में उसका रिवीजन तो होना ही चाहिए। आप में से क्या लगता है आपको कितने मिनट्स में 90 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए जूलॉजी बॉटनी के? कितने? 60 मिनट्स, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स इज गुड फॉर यू। ठीक है, 50 मिनट के अंदर आपको जूलॉजी और बॉटनी खत्म करनी है, तब आप बाकी सब्जेक्ट्स पे आराम से ध्यान दे सकते हो बच्चे। समझ आई बात? और ये जो 50 मिनट आपके रहने वाले हैं, इस 50 मिनट के अंदर अगर मैं आपसे कभी पूछूं ना, या आप खुद से पूछिए कि कौन सी ऐसी सब्जेक्ट है जहां पे आपने सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक की होगी, तो वो बायो ही आएगी। वो बायो ही आएगी। जिसमें आप 360 ला सकते हो, वो बायो ही क्यों आ रही है? सिली मिस्टेक्स के लिए, क्योंकि आप दिमाग में यही लेके जाते हो कि हम तो कहेंगे भैया बायो के, जूलॉजी इजी है, बॉटनी इजी है, यही सोच के जाते हैं। और जब फिजिक्स में हमें पता होता है तो हम एक एक क्वेश्चन ढंग से पढ़ते हैं और हम सोचते हैं यार गलती ना हो जाए। यही अगर सोच आपने बायो के लिए बना दी, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना बच्चे, वो ओवर कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट मत करना प्लीज, क्योंकि सिली मिस्टेक्स आपकी होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है? कहां पे एक्सेप्ट दिया हुआ है, कहां पे नॉट इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट दिया हुआ है, नॉट इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट दिया हुआ है। और जो मैच द कॉलम्स होते हैं बच्चे, वो आपको ढंग से पढ़ने हैं। और ऑल द ऑप्शंस, ऑल द ऑप्शंस, यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस एवरीवन। आप सभी को सारे ही ऑप्शंस पढ़ने हैं। कभी कभी लगता है ना, आपने सवाल पढ़ा, आपने नॉट करेक्ट था, करेक्ट पढ़ा और पहला वाला करेक्ट था और आपने फर्स्ट टिक किया, मजे, आपको लग रहा है यार सही है, और वहां पे जाके वापस से चेक किया तो इनकरेक्ट आ रहा है वो चीज। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड्स हैं क्वेश्चन में, यू हैव टू सर्च फॉर इट। आप पहले ऑप्शंस में मत भागिए, पहले कीवर्ड सर्च करिए, उस पर अंडरलाइन करिए, फिर आंसर को फर्स्ट ऑप्शन सही भी लग रहा है ना 100%, फिर भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों ऑप्शंस रीड करेंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, चलिए 50 मिनट्स के अंदर बॉटनी और जूलॉजी आपकी कवर होनी चाहिए। And lastly, I just want to say one thing everyone, 360 marks पॉसिबिलिटी नहीं होने चाहिए। ये पॉसिबिलिटी नहीं है बच्चे, ये क्या है बताइए? इट इज नेसेसिटी। क्या है ये? नेसेसिटी। अगर आपने 360 नंबर पक्के कर लिए बायोलॉजी के अंदर, सोचोगे ना 360 के लिए 350 345 तक लगोगे, और जो टॉपर्स बनने की कोशिश कर रहा है, जो बहुत अच्छे रैंक्स के लिए कोशिश कर रहा है, वो 360 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। क्लियर है? ठीक है बच्चे, कोई डाउट है किसी को? कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं ड्यूरिंग स्टडी, मीन्स रिलेटेड टू एनीथिंग, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क गाइस। चलिए आखिरी में Q&A रखते, बताइए बच्चे। लाइक जब एग्ज़ाम होता है तो उसके पहले हम लोगों ने सारा पढ़ा भी होता है, रिवाइज भी किया होता है, नोट्स भी पढ़े होते हैं, प्रैक्टिस भी की होती है, बट एग्ज़ाम के पहले वो सारा बाइंड अप करना बहुत नेसेसरी होता है, और वो कभी हो पाता है कभी नहीं हो पाता, तो वो लाइक एग्जाम में बहुत लैग कर जाता है। ठीक है, तो मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि जो एग्जाम के जस्ट पहले वाला रिवीजन है वो मस्ट है, बट उसमें लैक हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बस ये करना है कि जो चैप्टर्स आपने पहले पढ़े थे, वो कोई भी सब्जेक्ट के क्यों ना हो, वो चैप्टर्स आप पहली बार में ऐसे मत करिए कि यार चल ठीक है कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। वो आप ऐसे कंप्लीट करिए कि आप नीट एग्जाम के लिए कंप्लीट कर रहे हैं। इट मे टेक मच टाइम इनिशियली, हो सकता है 8 से 10 घंटे लग जाए, बट वो जो क्विक रिवीजन चाहिए, उस क्विक रिवीजन में आप हो सकता है पूरी की पूरी बायो बच्चे कुछ घंटों में आप बस ऐसे पेज पलटोगे और आपको याद आने लग जाएगा। वो कब होता है, कब पॉसिबल है? जब आपने पहले ही जो पढ़ा है वो ढंग से पढ़ा है। तो हर टेस्ट आप कैसे लेते हैं कि यह माइलस्टोन है, AIDS है, इसे ऐसे लो कि नीट एग्जाम है। और वो जो फियर होता है ना, वो बस फियर नहीं आना चाहिए बच्चे, एक नॉर्मल एग्जाम आपको लगना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा एग्जाम लगना चाहिए कि जिस दिन जो आपका ऑब्वियसली पूरी लाइफ बनाने वाला है, बट आप लोग प्रिपेयर्ड हैं। और ये तब होता है, फियर तब नहीं होता है जब आपने अच्छे से रिवाइज किया है। रिवीजन के लिए क्या करना है, पहले जो पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ोगे तो रिवीजन में टाइम क्या लगेगा, कम। ठीक है, और कोई डाउट बचे? डाउट फ्रॉम दिस साइड, एनीवन? सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में? कोई दुख कष्ट परेशानी नहीं है? नहीं है? मैंने बताया ना आपको, आप यार कोई भी इलाके से गुजरते हैं, सबसे बड़े घर किसके होते हैं? डॉक्टर साहब के होते हैं। बाहर बड़े बड़े अक्षरों में डॉक्टर लिखा होता है। और मैंने एक और बात बताई, एक डॉक्टर के साथ दूसरा डॉक्टर क्या होता है? मुफ्त। तो यार मतलब सेट कर लो यार लाइफ अपनी, है ना?
पढ़ाई करो, कहीं दिक्कत है तो अपन लोग तो हैं ही। ठीक है बच्चे, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू बच्चे।